हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आइए मैं आपको एक बहुत अच्छा आज एक टॉपिक पढ़ाने जाने वाला हूँ। हिस्ट्री का टॉपिक है ये 16 महाजनपद काल। इसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मैंने आपको महाजनपद काल के पहले का इतिहास पढ़ा के रखा है, जिसमें मैंने आपको दो अच्छे वीडियोस लाके दिए। एक तो आपका बौद्ध धर्म, दूसरा आपका जैन धर्म। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की। तो इन महाजनपद कालों का वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहले इन 16 महाजनपद कालों का जो वर्णन है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। हालांकि हमने देखा था कि बौद्ध ग्रंथ पिटक कहलाते हैं, त्रिपिटक हैं जो, लेकिन उनको छोड़ के बौद्ध दो अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं। एक है अंगोत्तर निकाय, दूसरा है महावस्तु। इन अंगोत्तर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसका मतलब कि ये 16 महाजनपद भारत में हुआ करते थे। इनका ऐतिहासिक प्रमाण भी है, साथ ही साथ इनका एक रिटर्न प्रमाण भी है, जिसको हम लिटरेरी प्रमाण बोलते हैं। तो इनके ये दोनों जो लिटरेचर में इनके नाम मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये पूरे भारत का हमने नक्शा बनाया है। ये मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में पड़ती है, और मानसरोवर झील से विश्व की प्रमुख लंबी नदियों में से एक लंबी नदी सिंधु नदी बनी हुई है। तो ये सिंधु नदी जा रही है और ये ऐसी टर्न लेके इधर तरफ पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, और अरब सागर में गिरती है। तो इस सिंधु नदी के ऊपर और इस तरफ 16 महाजनपद हुआ करते थे। आइए हम 16 महाजनपदों को देखते हैं और उनकी राजधानी देखते हैं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस एक वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। अगर मैं 16 महाजनपदों की बात करूं तो उन ग्रंथों में इनके नाम मिलते हैं। क्या क्या नाम मिलते हैं तो आइए देखते हैं। सिंधु नदी के ऊपर, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में, एक महाजनपद था जिसका नाम था कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी। आज इसकी लोकेशन अगर देखें तो पुंछ और राजौरी क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है, जहां से बहुत ज्यादा आतंकवादी अटैक होते हैं भारत में, ये वो वाला क्षेत्र है जो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद हुआ करता था। कंबोज, जिसकी राजधानी क्या है? हाटक है। सिंधु नदी के ही इस तरफ गांधार है। आपने नाम सुना होगा गांधार नरेश शकुनी का। वो शकुनी यहीं के रहने वाले थे, गांधार के। और इस गांधार में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला हुआ करती थी, जहां के आचार्य जो थे चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त है। साथ ही साथ पंचतंत्र के जो रचयिता हैं हमारे, जो शर्मा जी हैं पंचतंत्र के रचयिता, वो यही शिक्षक हुआ करते थे। तो यहाँ के दो प्रमुख शिक्षक हैं, एक तो चाणक्य हैं और दूसरे हैं आपके शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र लिखी है। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी। अब हम भारत के भीतर प्रवेश करते हैं। ये पूरा अखंड भारत है, इसी को अखंड भारत के नाम से जाना जाता है, जो कि अफगानिस्तान से शुरू होके पूरे आसाम तक फैला हुआ था। और इवन ये भारत आगे चल के हम देखेंगे इंडोनेशिया तक इसका विस्तार हो जाएगा। तो कंबोज, गांधार के बाद भारत के भीतर अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र एक महाजनपद था, जिसकी बहुत सी राजधानियां थी। एक तो इंद्रप्रस्थ, जैसा कि हम महाभारत सीरियल में देखते हैं, इंद्रप्रस्थ की रचना करते हैं। तो ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है कुरुक्षेत्र की, ठीक है। कुरुक्षेत्र के बाद अगर हम नीचे आए तो मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है। आप जानते हैं कि जब पांडवों ने अपना वनवास काटा है तो वो इसी विराटनगर, राजा विराट के यहां काटा था। ये राजस्थान में पड़ता है, गुजरात और राजस्थान की सीमा पे है। ये दिल्ली का इलाका है, कुरुक्षेत्र हरियाणा दिल्ली का इलाका है, जबकि ये मत्स्य जो है इसकी राजधानी विराटनगर है। इसके बाद हम देखते हैं पांचाल। पांचाल जो है ये नेपाल से सटा हुआ था। महाभारत में इन सबका नाम सुनने को मिलता है। पांचाल, आपने पांचाली का नाम सुना होगा, है ना। पांचाली मतलब जो द्रौपदी थी वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। और पांचाल की राजधानी इस समय उहीछत्र और काम्पिल्य हुआ करती थी। दो राजधानियां थी, एक उहीछत्र, दूसरी काम्पिल्य। जगह कम होने के कारण मैंने आपको मेन चीज लिखी है, लेकिन मैं आपको सुनाते टाइम, बोलते टाइम बहुत सारी चीज समझाने वाला हूं। इसके नीचे सूरसेन,
सूरसेन, राजा सूरसेन का क्षेत्र था। सूरसेन, आप जानते हैं कि कृष्ण जी जो रहते हैं उनके पूर्वज रहते हैं सूरसेन। राजा सूरसेन के जो पुत्र रहते हैं वो कंस रहते हैं। उन्हीं सूरसेन के नाम पे इस सूरसेन महाजनपद का नाम पड़ा है और इसकी राजधानी है मथुरा, जहां कंस का शासन चलता था। इसके बाद हम देखते हैं काशी और कौशल। काशी और कौशल दोनों महाजनपद हैं, हालांकि ये दोनों ही प्रसेनजीत के अंडर में रहते हैं। यहां इस समय यहाँ के शासक है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौशल के शासक हैं और काशी भी उन्हीं का हिस्सा है, लेकिन ये दो अलग अलग महाजनपद हैं। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें राजधानी। काशी की राजधानी वाराणसी है, जो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक है। आज तक बनारस जैसा पुराना शहर इस विश्व में और कहीं नहीं है। शहर तो बहुत सारे पुराने हैं, लेकिन बनारस में 16 महाजनपद से लेके आज तक ये शहर कभी बिखरा नहीं है। आज भी यहाँ लोग रहते हैं, उस समय भी रहते थे, आज भी रहते हैं। इसलिए ये विश्व के सबसे प्राचीनतम और पवित्र नगरों में से एक है बनारस। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस थी। ये दोनों ही प्रसेनजीत के कब्जे में थे, मतलब यहाँ के शासक प्रसेनजीत थे। मल्लों की अगर बात करें, आपने नाम सुना होगा मल्ल। तो मल्ल एक महाजनपद था और इसकी राजधानी कुशीनारा थी, ठीक है। इसके बाद वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी कौशांबी हुआ करती थी, ये भी एक महाजनपद है वत्स। वत्स के बाद बात करते हैं अंग। आपने कर्ण का नाम सुना होगा, अंगराज कर्ण, तो ये उनका महाजनपद है। अंग की राजधानी शंपा हुआ करती थी। कर्ण यहाँ के शासक थे। ये तो हम महाभारत की बात कर रहे हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में महाभारत नहीं है, लेकिन मैं इससे आपको रिलेट करके बता रहा हूं जिससे आपको ये चीजें सुनने में नई ना लगे। तो अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। इसके नीचे एक महाजनपद था जो कि बहुत विशाल महाजनपद था और यह गणराज्य था। इन 16 महाजनपदों में 2 ऐसे थे जो कि गणराज्य थे, मतलब वहां के लोग मिलके अपना राजा चुनते थे, जैसा आज भारत में होता है। जबकि इन बाकी के 14 महाजनपदों में राजतंत्र चलता था, मतलब जो राजा का लड़का था वो आगे चल के राजा बनता था। लेकिन ये जो वैशाली, इसको लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। लिच्छवी इनकी जाति है और ये लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मिथिला भी थी, साथ ही साथ वज्जी जो है, वज्जी गणराज्य था, वो भी वैशाली का ही एक हिस्सा था। मैंने आपको इनके पुराने वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो सिद्धार्थ होते हैं, मतलब जो गौतम महावीर के जो पिता हैं सिद्धार्थ, वो इसी वज्जी गणराज्य के प्रधान हैं। और इस वज्जी और वैशाली के जो ओरिजिनल शासक हैं उनका नाम है चेटक, ठीक है। ये यहां तक महाजनपद हुए। अब हम नीचे आते हैं कि दक्षिण भारत का जो महाजनपद था उसका नाम था अस्मक। अस्मक जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आंध्र प्रदेश में इसकी आज लोकेशन पड़ती है अस्मक की, जिसकी राजधानी पोतन हुआ करती थी। तो अस्मक की राजधानी है पोतन। साथ ही साथ ऊपर हम अगर एमपी के, मध्य प्रदेश के 2 महाजनपदों की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम से यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ज्यादातर एमपी के इतिहास पे फोकस करती है। तो इस सीरीज में मैं आपको साथ ही साथ एमपी और भारत दोनों का इतिहास पैरेलल पढ़ाऊंगा। तो चेदी की राजधानी सुक्तमती और सोथीमती हुआ करती थी। एक राजधानी मैंने यहां लिख के रखी है, दूसरी बोल के बता रहा हूं। सुक्तमती या सोतीमती इसकी राजधानी थी। चेदी, जबलपुर का जो इलाका है ये त्रिपुरी, जबलपुर, चेदी ये कहलाता है। अवंती, सबसे पवित्र नगरों में से और सबसे भयंकर शासकों में से एक शासक यहां थे चंड प्रद्योत, जिनके नाम से इन 16 के 16 राजा कांपते थे। चंड प्रद्योत जो थे ये उज्जैन के शासक थे। अवंती की 2 राजधानियां हैं। अवंती की जो उत्तरी राजधानी है उसे उज्जैन या उज्जैनी के नाम से जानते हैं, जहां भगवान महाकाल का मंदिर है। और नीचे अगर हम बात करें तो महेशमती, जो अब महेश्वर बन गया है, जो कि खरगोन में पड़ता है, जहां की साड़ियां फेमस है। इस महेशमती में जो हमारे देवी अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने शासन किया है। वो बहुत बाद की बात है, वो आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, जिससे आपको ये नाम नए ना लगे। तो अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महेशमती, ठीक है। तो ये हमारे 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। लेकिन एक महाजनपद का मैंने वर्णन नहीं किया, क्योंकि इस पूरे टॉपिक का सार उसी महाजनपद में है। इन 16 महाजनपदों में हम देखेंगे आगे चल के कि ये सारे महाजनपद खत्म हो जाएंगे, केवल एक महाजनपद बचेगा जिसका नाम है मगध।
मगध जो है इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने वाला है, और मैं आपको इस लेक्चर में इसी मगध के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में मगध का नाम लिया है। मगध जो है इन सारे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरने वाला है। मगध जो है इसके दो राजधानियां हुआ करती थी इस समय, पहली तो है राजगृह और दूसरी है पाटलिपुत्र, और एक और राजधानी थी जिसका नाम था गिरिब्रज। तो आइए अब हम बात करते हैं मगध के बारे में। मगध के बारे में अगर मैं बात करूं तो मगध जो आज जो इलाका है मगध, ये बिहार में और कुछ कुछ इसका हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला महाजनपद है मगध जनपद। मगध जो है, मगध का सबसे पुराना वर्णन हमें कहां मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि मगध का सबसे प्राचीनतम वर्णन कहां मिला है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का विषय क्या है? तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना और वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो मगध उसका प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था इन चीजों का, इसलिए मगध का वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में मिला है। मगध की अगर मैं बात करूं तो महाभारत में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, जरासंध, जो कि 100 राजाओं की बलि देने वाला रहता है और भगवान कृष्ण से उसकी दुश्मनी होती है जरासंध की। तो जरासंध जो है वो मगध के ही शासक रहते हैं, और जरासंध के जो दादा हैं उनका नाम रहता है वसु, और इसी वसु के नाम पे वसुमती और गिरिब्रज ये दो राजधानियां बनती हैं किसकी? मगध की। तो मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन सी है? गिरिब्रज। किसके नाम पे रखी गई है? वसु के नाम पे रखी गई है। वसु कौन है? तो वसु मगध के ही एक शासक रहते हैं, लेकिन जो मगध के वास्तविक शासक हैं उनका नाम है बृहदत्त। अगर क्वेश्चन आता है मगध के पहले शासक का क्या नाम है? बृहदत्त राज इनका नाम है। बृहदत्त जो रहते हैं इनका एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रहता है जरासंध। एक राक्षसनी के द्वारा ये लड़का पैदा होता है और ये 2 टुकड़ों में रहता है। जरा नाम की राक्षसनी इन 2 टुकड़ों को जोड़ देती है, और एक जरासंध जो कि मल्ल युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहता है। पूरे विश्व में कुश्ती जिसको कहते हैं मल्ल युद्ध, उसमें जरासंध को कोई भी नहीं परास्त कर सकता था, और मल्ल युद्ध में इसको परास्त करता है भीम। भगवान श्री कृष्ण की वो चाल होती है जिसमें वो भीम से जरासंध का मल्ल युद्ध कराते हैं, लेकिन जरासंध एक समय भीम पे भी भारी पड़ने लगता है। फिर कृष्ण अपनी कुटिल बुद्धि के द्वारा जरासंध को भीम से पराजित करवा देते हैं, और जरासंध का जो लड़का रहता है उसका नाम है रिपुंजय। और रिपुंजय इस मगध में अंतिम सम्राट रहता है वसु वंश का। तो जो वसु वंश चला है उसका अंतिम शासक कौन है? रिपुंज है। इन्हीं का एक अमात्य होता है, मतलब इनके अधिकारी होते हैं, जिनका नाम है पुलिक। पुलिक जो है ये रिपुंजय की हत्या करके मगध पे कब्जा कर लेता है, और मगध में पुलिक के शासन के बाद ओरिजिनल शासन चालू होता है हर्यक वंश का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राजवंश कौन सा है? हर्यक वंश। ये सब तो मैंने आपको पुराणों और महाभारत काल की जानकारी बताई है। हमारा सिलेबस यहां से चालू होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी चीजें छोड़ दें, क्योंकि हमारा इतिहास एक सीक्वेंस वाली चीज है। इतिहास कभी भी ऐसे नहीं रटा जा सकता कि आपने 1 लाइनर फैक्ट पढ़ लिए और रट लिए। असंभव है इस चीज को याद करना, और ज्यादा से ज्यादा आप 2, 5, 10 दिन उसको याद कर पाएंगे। लेकिन आपने मैपिंग से पढ़ा है और उसे स्टोरी जैसा समझा है तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको किताब याद नहीं आएगी, आपको ये क्लास याद आएगी और ये मैप याद आएगा। अगर मैं बात करूं मगध की, तो मगध का पहला राजवंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश का समय जो है 544 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक चला है। अब ये डेट उल्टी क्यों लिखी है, इसके लिए आप बौद्ध धर्म का लेक्चर देखें, उसमें मैंने पहली ही लाइन में ये चीज समझाई थी कि ईसा पूर्व में डेट उल्टी लिखी जाती है। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक है और भारत के पहले शासक है बिंबिसार। जबकि जो अशोक रहते हैं, राजा अशोक, उनके पिता का नाम बिंदुसार है। तो इतिहास में इसी का खेल है कि नाम एक से मिलते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बिंबिसार का नाम याद रखना है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। बिंबिसार के बारे में बात करते हैं तो बिंबिसार की विशेषता यह रही है कि बिंबिसार ने इस मगध के उत्थान के लिए बहुत सा काम किया है। क्या काम किया है? तो बिंबिसार के पहले तो हम उपनाम की बात करें कि इनका उपनाम मतलब इनको जनता किस नाम से बुलाती थी उस समय, तो इस समय इनका नाम श्रोणिक हुआ करता था। ये एग्जाम में आ चुका है, एमपीपीएससी में आया हुआ सवाल है कि श्रोणिक किस शासक का नाम है?
बिंबिसार का नाम है। बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो बिंबिसार ने अपनी सत्ता का जो केंद्र है वो मगध को तो बनाया, लेकिन इसने इन शासकों को जीतने के लिए युद्ध का भी सहारा लिया है। साथ ही साथ इसने सबसे जो इसका मेन जो इसका अलायंस रहा है वो मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब वैवाहिक संबंध रहे हैं। बिंबिसार ने शादियां कर करके, मतलब शादियों के जरिए लड़कियों के साथ विवाह कर करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो शादियां होती हैं वो दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, दो कुलों के बीच में होती हैं। अगर हम किसी स्त्री से विवाह करते हैं, अगर कोई लड़का किसी स्त्री से विवाह करता है तो उन दोनों कुलों का संबंध होता है। इसने भी यही नीति अपनाई। इसने सबसे पहले कौशल नरेश, क्योंकि कौशल के अंडर में काशी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है। कौशल के नरेश रहते हैं प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन रहती है महाकौशला देवी, तो इसने महाकौशला देवी से विवाह किया है। अब मैं थोड़ा सा इस मैप को आपको चला के बताता हूं। महाकौशला देवी से विवाह कौन करता है? बिंबिसार। महाकौशला देवी से बिंबिसार विवाह करता है और प्रसेनजीत काशी को इसे दहेज में दे देता है। देख लीजिए आप, पूरा का पूरा एक महाजनपद दहेज में दिया हुआ है। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह, महाकौशला देवी का विवाह बिंबिसार से किया और उसे पूरा का पूरा काशी दहेज में दे दिया। इसके बाद वैशाली के जो शासक हैं जिनका नाम है चेटक, चेटक की बहन चेलना है जिससे कि बिंबिसार का विवाह हुआ है। तो चेलना का विवाह किसके साथ हुआ है? बिंबिसार के साथ। चेटक की दो बहन होती हैं, एक तो चेलना होती है, दूसरी त्रिशला है। त्रिशला मैंने आपको जैन धर्म वाली क्लास में बताया है कि त्रिशला जो है उनका विवाह सिद्धार्थ से होता है। त्रिशला और सिद्धार्थ का जो पुत्र है वो वर्धमान होते हैं जिनका नाम महावीर है, भगवान महावीर जैन। तो त्रिशला और सिद्धार्थ के पुत्र महावीर हैं। इस रिश्ते से जो भगवान महावीर हैं और बिंबिसार, ये इनके मौसा जी लगे हैं। तो पहले तो महावीर की संगत में बिंबिसार रहते हैं और ये जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं, लेकिन आगे चल के वो बौद्ध धर्म अपना लेंगे। इसके बाद बिंबिसार ने मद्र की राजधानी क्षेमा से विवाह किया है और मद्र को भी अपने में मिला लिया है। इसके बाद हम देखते हैं अंग के जो राजा रहते हैं बृहदत्त। बृहदत्त की इन्होंने हत्या करी है और अंग को अपने मगध में मिला लिया। तो इसका आप साम्राज्य विस्तार देखें, पूरा का पूरा उत्तरीय क्षेत्र बिंबिसार जीत चुका है। या तो उसने आक्रमण किया है या तो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो ऐसे ही अपनी राजनीति का विस्तार करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर जगह आक्रमण करके ही अपना साम्राज्य बसाएं। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मित्रता करके भी हम अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह सीख हमें बिंबिसार से मिली है। बिंबिसार की मैं अगर बात करूं तो बिंबिसार के जो प्रमुख शत्रु रहते हैं वो चंड प्रद्योत रहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हाथी पालने की कला सबसे पहले चंड प्रद्योत ने सिखाई है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाथी पालन कला में 16 महाजनपदों के कौन से ऐसे शासक थे जो निपुण थे? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत जो है सबसे शक्तिशाली है और बिंबिसार इनसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकता है। चंड प्रद्योत जो रहती है इसकी एक बहन रहती है जिसका नाम रहता है सागरिका और वासव दत्ता, ये इनकी बहनें रहती हैं। तो सागरिका और वासव दत्ता से बिंबिसार विवाह करने की कोशिश करता, लेकिन चंड प्रद्योत उस बात पे तैयार नहीं होता। और चंड प्रद्योत जब इस पे तैयार नहीं होता है तो बिंबिसार एक और अपनी कुटिल चाल चलता है। एक बार चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया का उस समय कोई इलाज नहीं हुआ करता था और बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान है जो कि आयुर्वेद की बहुत अच्छी समझ रखता है। तो बिंबिसार जो है जीवक को चंड प्रद्योत की सहायता करने के लिए भेजता है और जीवक जो है चंड प्रद्योत को सहायता करके उसे रोग मुक्त कर देता है। इस प्रकार बिंबिसार जो है चंड प्रद्योत से मित्रता कर लेता है और अब जो मगध है इसकी सीमाएं सुरक्षित हो चुकी हैं। अब मगध पे कोई भी राज्य हमला करने को तैयार नहीं है, इसलिए यह मगध का उत्थान कहलाया है। अगर हम मगध की बात करें तो बिंबिसार के बाद इसका लड़का अजात शत्रु गद्दी पे बैठता है। इस हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पितृहंता वंश कौन सा है तो हर्यक वंश। क्यों है?
क्योंकि इन्होंने अपने पिताओं की हत्या कर करके गद्दियों पे बैठे हैं। जैसे कि बिंबिसार जो है बहुत लंबे तक समय पे शासन करता है, इसका जो लड़का रहता है अजातशत्रु, अजातशत्रु जो है इसने अपने पिता की हत्या की है, बिंबिसार की हत्या करके ये गद्दी पे बैठता है, इसलिए इसे पितृहंता बुलाया गया है। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठा। जब ये मगध पे बैठता है तो इसके जो मामा रहते हैं प्रसेनजीत, वो काशी को वापस ले लेते हैं दहेज में जो उन्होंने दिया रहता है। लेकिन प्रसेनजीत की एक पुत्री है जिसका नाम है वजीरा, और वजीरा का विवाह अजातशत्रु अपने साथ प्रस्तावित करा देता है और वजीरा के साथ विवाह करके पुनः काशी को फिर से दहेज में ले लेता है। तो अजातशत्रु ने भी अपने ही पिता जैसे वैवाहिक संबंधों के द्वारा स्थापित की अपनी राजनीति को। अजातशत्रु का जो नाम है वो कुणिक है। अजातशत्रु एक बहुत इंपॉर्टेंट शासकों में से एक है, क्योंकि अजातशत्रु ने पिता की हत्या तो की, साथ ही साथ अपने महामात्यों के बातों को ज्यादा माना और उन्हें ज्यादा महत्व दिया, अपने पिता की बातों को इतना महत्व नहीं दिया। कुणिक इसका नाम है। अजातशत्रु की विशेषता यह रही है कि अजातशत्रु के जो रथ थे उनमें ऐसी गदाएं लगी रहती थी जो कि ऑटोमेटिकली हमला करते चलती थी, मतलब गदा उसके रथों के बाजू में टंगी रहती थी। साथ ही साथ रथ, मूसल, खड़ग इसके हथियार रहे अजातशत्रु के। अजातशत्रु के ही शासनकाल में 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध किसके समकालीन है, तो बिंबिसार के समकालीन है, क्योंकि बिंबिसार और गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई है और गौतम बुद्ध से बिंबिसार इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वे अपने भतीजे महावीर का जो जैन धर्म रहता है उसे छोड़ के वापिस से बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लेते हैं और ये बौद्ध धर्म वाले हैं। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु पहले तो अपने पिता का विरोध करते हैं, लेकिन जब वो गौतम बुद्ध से मिलते हैं तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो भी बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसके शासनकाल का जब 8वां वर्ष होता है 483 में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में राजगृह में पहली राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति का आयोजन कराता है अजातशत्रु, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाते हैं। अजातशत्रु का जो पुत्र है उदायन, ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा है, जब इसे हम पितृहंता वंश कह रहे हैं। उदायन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठता है और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र, जिसको हम आज पटना के नाम से जानते हैं, पटना शहर या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन ने की है। गंगा और सोन नदी के संगम के पास में पाटलिपुत्र की स्थापना होती है। उदायन के बाद इसके 3 पुत्र रहते हैं, अनिरुद्धक, मुंडक और नागदशक। अनिरुद्धक, मुंडक और नागदशक जो है अंतिम शासक है। नागदशक जो रहता है हर्यक वंश का अंतिम शासक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। नागदशक की हत्या इन्हीं का एक अमात्य, मतलब इन्हीं का एक मंत्री शिशुनाग करके एक व्यक्ति रहता है, शिशुनाग इस नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश कहां से कहां तक चला है? तो शिशुनाग जो वंश है आपका 412 से 344 तक चला है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग ही है, इसी के नाम पे इस वंश का नाम रखा है। शिशुनाग वैशाली को जीत लेता है फाइनली और वैशाली को अपने राजवंश में मिला लेता है और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया है। यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि शिशुनाग की राजधानी क्या है, हर्यक वंश के बाद कौन सा राजवंश चालू हुआ है? तो शिशुनाग की राजधानी वैशाली है। शिशुनाग का एक लड़का रहता है जिसका नाम है कालाशोक। इसे काक वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा काला दिखता है, इसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क है और इसे काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। किसे? कालाशोक को। कालाशोक की विशेषता ये रही है कि कालाशोक ने वैशाली से हटा के पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो कालाशोक की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र। कालाशोक की विशेषता यह रही है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में, वैशाली के वसाट ग्राम में यह दूसरी बौद्ध संगति की करवा रहा है। किसकी अध्यक्षता में? तो सर्वकामिनी यहां महाकच्चायन, ये 2 आदमी एक ही है लेकिन इनके नाम अलग अलग है।
सबाकामी भी कहते हैं इसे, सर्वकामिनी भी कहते हैं और महाकच्चायन भी कहते हैं। तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में सर्वकामी और महाकच्चायन की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगति इसने कराई है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश की अगर मैं बात करूं तो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं उनका नाम है महानंदी और नंदीवर्धन, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। महानंदी और नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो नंद वंश, अब हम आइए देखते हैं हम नंद वंश के बारे में। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो महानंदी रहते हैं, नंद वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है महापद्मानंद। महानंदी की जो हत्या करके महापद्मानंद गद्दी पे बैठते हैं। तो अब हम नंद वंश पे आते हैं, ये तीसरा राजवंश है। नंद वंश कब से कब तक चला है? 344 से 322 तक चला है। महापद्मानंद जो है नंद वंश के संस्थापक हैं, और महापद्मानंद जो रहते हैं ये किसी ऊंची जाति के नहीं रहते हैं, लेकिन इन्होंने क्षत्रियों का वध किया है, इसलिए इन्हें क्षत्रांतक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनकी अन्य उपाधियों की बात करें तो एकराट, मतलब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के कारण इन्हें एकराट बोला गया है। उग्रसेन बोला गया है क्योंकि इनका क्रोध बहुत ज्यादा तीव्र हुआ करता था। अग्रमीच बोला गया है क्योंकि ये अपनी सेना के सामने खड़े होके उसको लीड करते थे। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, भारतवर्ष का सबसे पुराना वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जो कि कलिंग, जो कि आज उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ के एक शासक हुआ करते थे राजा खारवेल। उन राजा खारवेल को महापद्मानंद ने आक्रमण किया है कलिंग पे, और यहां आक्रमण करके कलिंग के शासक खारवेल को परास्त करके वहां से भगवान जिन सेन की मूर्ति, जो कि जैन धर्म के भगवान है, उनकी मूर्ति लेके ये पटना मतलब पाटलिपुत्र जाता है। तो इसका वर्णन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। उस अभिलेख में यह भी वर्णन मिलता है कि महापद्मानंद ने सबसे पहले नहर बनवाई थी कलिंग में, साथ ही साथ जिनसेन की मूर्ति जीत के ये ले आया है। सर्व क्षत्रांतक इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का वध किया है, और भगवान परशुराम जैसे ही इन्होंने भी क्षत्रियों का विनाश किया है, इसलिए इन्हें दूसरा परशुराम या द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंदवंश से जो आता है, पाणिनि का आता है। आपने नाम सुना होगा पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी किताब लिखी है। ये महापद्मानंद के दरबारी होते हैं, इनके मित्र होते हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है। तो संस्कृत व्याकरण की पहली किताब पाणिनि ने लिखी है, जिसका नाम अष्टाध्यायी है, जो कि महापद्मानंद के दरबार में रहते हैं। महापद्मानंद के 9 पुत्र हैं, इसलिए इन्हें 9 नंदों के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम ये लिखे हैं, पांडुक है, पांडुगति है, भूतपाल है, ठीक है, राष्ट्रपाल है। तो ये इनके नाम मिलते हैं। लास्ट जो नंद वंश के जो लास्ट राजा हैं, जो अंतिम शासक हैं, उनका नाम है घनानंद। घनानंद जो रहते हैं ये नंद वंश का अंतिम राजा है, और घनानंद की विशेषता यह है कि इसने भी अपने पिता की ही भांति जैन धर्म में दीक्षा ली और जैन धर्म को संरक्षित किया। जैन, इस समय 2 जैन संत हैं, एक का नाम है शकटाल और दूसरे हैं स्थूलभद्र। तो शकटाल और स्थूलभद्र इसके दरबार में रहते थे। इनके दरबार में वर्ष, उपवर्ष, वरुरुचि, कात्यायन जैसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी लोग रहते थे। ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। घनानंद के पास 2 लाख की पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार और 6,000 की हाथियों की, मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेना इस समय मगध में नंदवंश के पास है, जहां इस समय शासक कौन है? घनानंद। लेकिन घनानंद को अपनी शक्ति पे बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है, और जब एक यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण होने वाला है अब इसके बाद, तो उस सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए तक्षशिला के जो गुरु रहते हैं चाणक्य, वो घनानंद से मिलने आते हैं मगध। लेकिन मगध जब वो पहुंचते हैं तो चाणक्य की घनानंद बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, और चाणक्य और घनानंद में वाद विवाद होता है। और उसी समय चाणक्य अपनी शिखाओं को खोल के एक शपथ लेते हैं कि जब तक इस नंद वंश को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, इसका साम्राज्य नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक इन शिखाओं को कभी बांधूंगा नहीं। और यहीं से एक छोटा सा लड़का चंद्रगुप्त मौर्य, उस चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लेके जाते हैं तक्षशिला। कौन? चाणक्य। और चाणक्य उसे तक्षशिला में ले जाके ट्रेनिंग देना चालू करते हैं, एक अच्छा राजा और एक अच्छा शासक बनने के उसमें सारे गुण सिखाते हैं। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक हैं उनका नाम है घनानंद, और घनानंद की जो हत्या है वो
चंद्रगुप्त मौर्य करेगा और आगे चल के हम देखेंगे कि मौर्य वंश स्थापित होने वाला है मगध में और पूरा भारत अब मौर्य वंश का अधीन हो जाएगा। तो ये था मेरा हिस्ट्री का लेक्चर 16 महाजनपदों के काल से। इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है और यहां से डेफिनेट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, खासकर एमपीपीएससी, एसआई और आईएएस वगैरह के जो यूपीएससी और जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहां से इतिहास के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस बार रेलवे ने भी बहुत ज्यादा इतिहास पूछा है, तो अब जो वेटेज है इतिहास का हर एग्जाम में बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे से देखें और हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, हमारी एफर्ट आपको पसंद आती है, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इतने सारे आपके साथ आपके पास माध्यम है पहुंचाने के लिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इनके जरिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।